हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए, न्यू क्लासेस अनाउंसमेंट कल सुबह 8 बजे। जुड़ना ना भूलें मेरे साथ। और मैं आपको बताऊंगा कि कल सुबह 8 बजे कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं, कौन कौन सी क्लासेस गई हैं, कौन कौन सी क्लासेस नई ऐड हुई हैं, क्या मेरी क्लासेस हैं या नहीं हैं। ये सब सब कुछ चर्चा करेंगे कल सुबह। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं। कहीं जाके मत बताना, मोबाइल नंबर है, मोबाइल से फोन करके बताना, मैसेज करना, लेकिन कहीं जाना मत। क्योंकि ये अगर 14 अप्रैल तक हम लोग अपने आप को रोक लिए ना बच्चों, तो भारत एक नया जन्म ले लेगा। भारतवासी एक नया जन्म, एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि कोरोना का कहर इतना जबरदस्त है कि सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए तो चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। आपके प्रीवियस ईयर पेपर फिर से देखेंगे आज। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में मैं बस यही करता हूं कि जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करता हूं, छेड़छाड़ करता हूं, ताकि जो आपको मैं और ज्यादा कुछ बता सकूं, और ज्यादा मैं कुछ बता सकूं। अरे मैं कह रहा हूं कि कल नया अनाउंसमेंट है शेड्यूल का। कहते हैं सर कल छुट्टी है। हाँ, अमरजीत कह रहे हैं भैया ईशानी जी याद से आ जाना। ठीक है, चलिए तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपके सामने। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, रीता फारिया, लारा दत्ता। क्या होगा? जवाब दीजिए। अरे यार, चैनल ज्वाइन नहीं हो पा रहा। आप हर बार यही कहते हो। मैं कहता हूं मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करो। लाल, क्या कहूं, लाल पीले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे दो। क्या होगा? किसी का जवाब अभी तक दिखा नहीं है मुझे। किसी का जवाब अभी तक दिखा नहीं है। कौन है? कौन है? इन 4 ऑप्शन में क्या निकल कर आएगा? सर ये बताइए कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में कोई अंतर है कि नहीं है? मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में कोई अंतर है कि नहीं है? अरे सर बिल्कुल अंतर है। यू फॉर यूनिवर्स, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड। ये तो बच्चों वाली हिसाब हो गई। अरे रीता फारिया वालों, जो रीता फारिया जवाब दे रहे हो, ये मिस यूनिवर्स ना होकर मिस वर्ल्ड थी। मैंने मिस यूनिवर्स पूछा। मैंने मिस यूनिवर्स पूछा। काहे गलती कर बैठे? काहे गलती कर बैठे? सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स है। लारा दत्ता सेकेंड मिस यूनिवर्स है। मतलब का बुझाई नखे बुझात का? 2019 में टुच्ची बनी है। कौन बनी है? 2019 में टुच्ची बनी है, याद रखना। तो भारत ने 6 बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है। पहली बार 1966 में, फिर 1994 में, 3 साल के बाद लगातार 97, 99, 2000 और लास्टली 2017 में। लास्टली 2017 में। यानी अब ये देखो कि 1966 में रीता फारिया जी, 94 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडेन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। 2017 में मानुषी छिल्लर। यानी अब तक 6 सुंदरी बनी हैं। ये आपके सामने नाम भी लिख दिया। आप इमेज के जरिए भी समझने का प्रयास करिए और नाम के जरिए। लेकिन संजोग देखिए, जब ऐश्वर्या राय बनी थी उसी समय सुष्मिता सेन भी थी। जब अब प्रियंका चोपड़ा बनी है उसी समय कौन बनी है? लारा दत्ता। उसी समय लारा दत्ता बनी है। अरे टुंजी समझ गए? याद रख लो, टुंची नहीं टुंजी, पता है मुझे, लेकिन याद रखने का तरीका ऐसे ही है।
वर्ल्ड और यूनिवर्स में अंतर क्या है? रामवीर चौहान को बताओ भैया, वर्ल्ड और यूनिवर्स में अंतर क्या है? यूनिवर्स, सर इनको ज्योग्राफी पढ़ाओ कोई। यूनिवर्स की बात करेंगे तो यूनिवर्स में क्या क्या आएगा? पूरा ब्रह्मांड शामिल होगा। वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे पृथ्वी की बात करेंगे। इनको समझाओ कोई, इनको कोई समझाओ। तरीका फिर से मैं आपको बता दूं, रैडअप याद रख लो, रैडअप मी। रैडअप मी मतलब रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू अटेन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी है? मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। हाँ, शिवम पांडे जी कहां जाना है? कहां जाना है आपको जो मैं फास्ट पढ़ा दूं आपको? कहां जाना है बता दो, कहां जाना है जो मैं आपको तेज पढ़ा दूं? कहीं जाना है? आराम से पढ़ो यार, लॉकडाउन है, कहां जाओगे? अभी जहां जाओगे पुलिस तो अलग मारेगा और जहां जाओगे वो भगाएंगे अलग। तो सर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सा है? तमिल है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाषा कौन है बच्चों? तमिल है। तो कितने भाषा को दर्जा मिला है देखते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल करने वाली तमिल भारत की पहली भाषा थी। अन्य भाषाएं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। यानी कितने हो गए? 3, 2, 5, 1, 6, कुल मिलाकर 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कुल मिलाकर 6 शास्त्रीय भाषा हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषा सर किसे कहते हैं? तो शास्त्रीय भाषाएं वे हैं जो परंपरागत समय से चला आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि सर उनकी उत्पत्ति प्रकृति की है, यानी किसी अन्य परंपरा पर आधारित नहीं है। जबकि चीनी, तमिल, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन को विश्व की शास्त्रीय भाषा माना जाता है। अब आप रट्टा मार लो, समझ लो, भूलना मत इसे, समझना भूलना मत इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड फेमस खोंगपमत ऑर्किडेरियम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी क्यों नहीं है? हिंदी की उत्पत्ति किससे है? हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से, सनातन धर्म है सर। चलिए सागर कुमारी क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। चलिए अभिषेक पांडे आए और कह रहे हैं सर नाम ले लो। कितनी बार ले लें? 2-3 बार तो ले लिया सर। विश्व प्रसिद्ध खोंगमत ऑर्किडेरियम, खोंगमत ऑर्किडेरियम मणिपुर में है। कहां है? मणिपुर में है। यानी सर खोंगपमत ऑर्किडेरियम को ऑर्किड के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है और मणिपुर के वन विभाग द्वारा बनाए गए ये ऑर्किड यार्ड है। एक ऑर्किड, एक फूल है ना ये, ऑर्किड, ऑर्किड यार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट वाज द फर्स्ट ब्रिटिश बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? प्रथम विश्व युद्ध का पहला ब्रिटिश युद्ध क्या था? वर्दुन की लड़ाई, मोंस की लड़ाई, कंबराई का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी। अरे तो आसान सा सवाल है। भोजपुरी पहले से नहीं। फूल के लिए फेमस है संदीप जी, फूल के लिए। तो प्रथम ब्रिटिश युद्ध, विश्व युद्ध का पहला ब्रिटिश युद्ध क्या था? मोन्स की लड़ाई। क्या था? बैटल ऑफ मोन्स, मोन्स की लड़ाई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स, ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स की पहली लड़ाई मोन्स की लड़ाई थी। यह फ्रंटियर्स की लड़ाई की एक सहायक कार्रवाई थी जिसमें मित्र राष्ट्रों की फ्रांसीसी सीमाओं पर जर्मनी के साथ टकराव हुआ था। जर्मनी के साथ टकराव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी पार्ट्स पंजाब वाज डिवाइडेड इन 1966? 1966 में पंजाब को कितने हिस्सों में बांटा गया था? 3, 2, 1 या 4? क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? हाँ, जतीन पर राकेश कुमार, कई बार क्वेश्चन आप पहली बार देखते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में जाओगे तो लगेगा नहीं कि पहली बार देखा मैंने। क्या होगा जवाब इसका? कितने हिस्सों में बांटा गया था पंजाब को? सर ये बिल्कुल आसान सा सवाल, 3 भागों में, 3 हिस्सों में बांटा गया था, 3 हिस्सों में बांटा गया था। तो कौन कौन सा हिस्सा मैप के जरिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सर भारतीय पंजाब साथी, पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला को 1966 में भाषा के आधार पर 3 भागों में, किसमें? हरियाणा एक खुद है, हिमाचल प्रदेश 2 है और पंजाब 3 है। यानी कितने? 3 राज्यों में डिवाइड किया गया। आज कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो लगेगा सर मैं पहली बार देख रहा हूं, आज पहली बार देख रहा हूं। इसीलिए कहते हैं सर ये जो सेशन है 7 से 8 मिस मत करिए, 7 से 8 वाला सेशन मिस मत करिए, आपकी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त होंगी। तो किस आधार पर? हरियाणवी भाषा के आधार पर हरियाणा को, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों और पहाड़ी भाषा क्षेत्रों ने पंजाब की वर्तमान स्थिति के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन किया है, हिमाचल प्रदेश का गठन किया है। चलिए आगे देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेट इन लीग मैचेज ऑफ आईपीएल? आईपीएल के लीग मैचों में प्रारूप का नाम क्या है? डबल राउंड जूल्स, डबल राउंड एथन, डबल राउंड रोबिन, डबल राउंड लुइस। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? सर अमात्य क्या होता है? रितेश कुमार जी, अमात्य की बात करेंगे तो सेनापति कहते हैं अमात्य को। आप चले गए हो कहां? तो चले गए हो नंद वंश में, यानी महापद्म नंद की बात करते हैं। तो ये क्या होगा? आईपीएल के लीग मैचों में प्रारूप का नाम क्या है? डबल राउंड रोबिन। 2 मैच खेले जाएंगे लगातार, प्रत्येक टीमें 2 मैच खेलेंगी, प्रत्येक टीमें 2 मैच खेलेंगी। क्या है? प्रत्येक टीमें 2 मैच खेलेंगी, वही है डबल राउंड। राउंड घूमेगा ना, एक बार मुंबई इंडियंस और सीएसके, फिर एक बार राउंड घूमा सीएसके और मुंबई इंडियंस। हाँ, कुछ क्वेश्चन अजीब से दिखेंगे आपको। आईपीएल भारत में एक पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग है जो हर साल मार्च या अप्रैल और मई के दौरान 8 टीमों द्वारा भारत में 8 अलग अलग शहरों में खेला जाता है। जो इस बार पता नहीं होगा या नहीं होगा, कह नहीं सकते हैं। सुजाता जी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, एग्जाम हॉल में कुछ समझाएगा नहीं। लीग की स्थापना 2008 में बीसीसीआई द्वारा किया गया था और टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है? डबल राउंड रोबिन लीग्स एंड प्लेऑफ। ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें या 12 सीटें? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? एयरफोर्स वाले बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार, किसने रोका है आपको? सर ये बिल्कुल आसान सा सवाल, कैसे? 530 का रेशियो, 20 का रेशियो और 2 का रेशियो। 530 राज्य से, 20 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन। तो आप कहोगे सर ये तो सीन अभी नहीं है 552 का, 545 का सीन है, 545 का सीन है। तो जब 545 का सीन रहेगा तब होगा 530, 530 प्लस 13 प्लस 2 यानी 545, 545। ठीक है। यानी सर ये आपके सामने मैंने छाप दिया,
संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम शक्ति अब 552 के आधार पर 530, 20 और 2 का रेशियो होगा, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 राज्य से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का को नॉमिनेट करेंगे। वर्तमान में 13, 12 नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की आधारशिला रखी है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। भैया रजनीश यादव जी, अब सीटें बढ़ेगी तब देखा जाएगा, अब तो अभी तो है नहीं, 2026 के बाद होगा। एंग्लो इंडियन की बात चल रही है, समाप्त होने की, समाप्त नहीं किया गया है। अरे शिवम पांडे जी, काहे परेशान हो? पढ़ तो लो बच्चा, कहां है? एक क्वेश्चन के पीछे काहे परेशान हो? अपना टाइम वेस्ट करोगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। मैंने आपके क्वेश्चन देख लिए, रिप्लाई कर देंगे वीडियो के नीचे, परेशान मत हो बालक। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की आधारशिला रखी है? नई दिल्ली में। तो जब सरकार बनी थी 2014 में, तो 2015 में देखा गया था इसे, यानी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया और अप्रैल 2015 में इस संस्थान की आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई थी? 2015 में इस संस्थान की आधारशिला रखी गई थी। पहलवी डायनेस्टी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पहलवी राजवंश निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? थाईलैंड, ईरान, मिस्र या दक्षिण भारत? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? पहलवी डायनेस्टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पहलवी राजवंश निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? जल्दी। आकाश जी, क्लास की टाइमिंग ये 7 से 8, 7 से 8 है। चलिए, चंदन जी का जवाब दिख गया। ईरान, कोई कह रहा थाईलैंड, कोई कह रहा मिस्र, कोई कह रहा तुक्का ईरान, मैं कह रहा हूं ईरान। यानी क्या होगा? अच्छा, कोई साउथ इंडिया वाले भी हैं, बहुत बढ़िया, साउथ इंडिया वाले होने, यानी फंस गए पहलव डायनेस्टी। आप लोग साउथ इंडिया कह रहे होंगे, पता क्यों? पहलव डायनेस्टी के चक्कर में, पहलव डायनेस्टी के चक्कर में साउथ इंडिया कह रहे होंगे, जबकि यहां लिखा है पहलवी राजवंश, पहलव नहीं। तो पहलवी राजवंश की बात करेंगे तो ये ईरान से है। कहां से है ये? ईरान से है। यानी सर पहलवी राजवंश 1925 से 1979 तक ईरान का शासक वंश था। 1979 में इसे ईरानी क्रांति द्वारा उखाड़ फेंका गया। 1979 में ईरानी क्रांति द्वारा उखाड़ फेंका गया। ईरान को पुराने समय में फारस के नाम से जानते थे। किस नाम से? फारस के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना किसने की? रेजा शाह पहलवी ने। और जबकि अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद रेजा शाह पहलवी अंतिम शासक था ईरान का। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की ऊंची रेलवे प्रणाली है? किंगजोंग रेलवे चीन, फेको कैरल सेंट्रल एडिनो पेरू, रियो मुल्तास पोटोसी लाइन बोलिविया या पेरू वेल पेरू? क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? जल्दी। ईरान चाबार पोर्ट, बहुत बढ़िया। तनु सिंह कह रही आई एम राइट। लाइव क्लास है भैया, रितेश को बता दो ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है। आयुष जायसवाल जी बता दो उनको कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है। कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे प्रणाली है? तो किंगजोंग रेलवे दुनिया की सबसे ऊंची। भारत की बात करेंगे तो घूम रेलवे, जो दार्जिलिंग रेलवे है। भारत की बात करेंगे तो दार्जिलिंग रेलवे सबसे ऊंचे स्थान पर है, सबसे ऊंचे स्थान पर है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। सर चीन में दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे प्रणाली है जो किसको जोड़ता है? किन्हाई
तिब्बत रेलवे, जो तिब्बत के पठार के सबसे बड़े शहर और तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी लहासा के सबसे बड़े शहर किन्हाई को जोड़ता है। किसे? किन्हाई को जोड़ता है। क्वेश्चन, और देखिए दुनिया में सबसे लंबी रेलवे सुरंग, रेलवे टनल की बात करेंगे तो गोथर्ड बेस सुरंग, जो कहां है? स्विट्जरलैंड में है, आल्प्स पर्वत पे है, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द हॉकी इंट्रोड्यूस्ड इन द एशियन गेम्स, एशियाई खेलों में हॉकी कब शुरू की गई थी? 1958 टोक्यो में, 1962 जकार्ता में, 1966 बैंकॉक में, 1970 बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? सर यूपीएसआई की जीके करा दो। अरे बच्चे यूपीएसआई की जीके आप ये क्लास कर लो, बिल्कुल फायदा होगा। मैं तो आपको बार बार गला फाड़ के कहता हूं। आयुष जी अब कौन कहा, ये किसने कहा? तो क्या होगा ये? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। सर 1958 में टोक्यो, जापान टोक्यो में हॉकी शुरू की गई थी, हॉकी शुरू की गई थी। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि हॉकी के साथ कोई और खेल भी शुरू किया गया था क्या? कोई अन्य खेल भी शुरू किया गया था? कोई अन्य खेल भी था? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लगता है सर बिल्कुल कोई अन्य खेल था तो कमेंट बॉक्स में बताना सर बिल्कुल। 1958 में टोक्यो में एशियाई खेलों में हॉकी की शुरुआत की गई। रानी रामपाल फीमेल हॉकी टीम की कैप्टन, रानी रामपाल। अब मेल हॉकी टीम के कैप्टन का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अदर गेम, अन्य खेलों की बात करेंगे, टेबल टेनिस, टेनिस और वॉलीबॉल को शामिल किया गया था। वॉलीबॉल कहां का नेशनल गेम? श्रीलंका का नेशनल गेम वॉलीबॉल है। ठीक है, टेबल टेनिस की बात करेंगे, कहां का नेशनल गेम है? चाइना का नेशनल गेम टेबल टेनिस है। चाइना का नेशनल गेम टेबल टेनिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पुर्तगाली, फ्रेंच, स्पेनिश, डच। चलिए अभिनव जी आपका नाम ले लिया। आज लग रहा होगा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा दिमाग में, आज कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। हलवा हलवा वाला सवाल दे देते हैं, चुटपुट चुटपुट बनाते हो और बोलते हो सर आई एम द बेस्ट, मैं सही हूं। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा तो देखो, थोड़ा सा तो गुजारो मेरे साथ। एक घंटे की क्लास 7 से 8। दूध का दूध पानी का पानी दिखेगा, मनप्रीत सिंह बहुत बढ़िया। तो अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे, स्पेनिश है। क्या है? स्पेनिश बोलता है वो लोग, वहां के लोग स्पेनिश बोलते हैं। सर अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। ऑफिशियल लैंग्वेजेज स्पेनिश, करेंसी पेसो, प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिज। ये आपके लिए और क्या चाहिए बताओ? और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? सारा कुछ तो दे दिया। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द गोमतेश्वर स्टैच्यू एट सरवनबेलगोला, सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, नृपतुंग या चामुंडराय? या चामुंडराय क्या होगा? अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपास, बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका? बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का। चामुंडराय, कई लोग बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाएंगे। क्यों पता है ना? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में सरवनबेलगोला चला गया था, जो कर्नाटक में स्थित है, जो कर्नाटक में स्थित है। देख लो। अरे किसने कहा यार चामुंडराय? बिल्कुल सही, बिंड ने, भरथारी बिंड, बहुत बढ़िया यार। सुजाता भी कह रही चामुंडराय। अच्छा जवाब देके कर रही हो क्या? हाँ मोइन अली, आपका तो सब सही है, मुझे पता है। आपको तो भारत रत्न की सिफारिश करेंगे इस बार, जैसे लॉकडाउन खुलेगा। तो सर गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडराय द्वारा निर्मित गोमतेश्वर के रूप में संदर्भित बाहुबली की एक अखंड मूर्ति का निर्माण जो 60 फीट है,
18 मीटर। कहीं कहीं आपको ये 57 फीट मिलेगा, कहीं कहीं 56 फीट मिलेगा, शिकायत मत करना। कर्नाटक के हासन जिले में श्रवण बेलगोला के एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसे 10वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। ये आप देख सकते हो मूर्ति, ये बाहुबली की मूर्ति है जो कर्नाटक में लोकेट है। ठीक है। Which among the following was the venue of All India खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 2019 का स्थल था? लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ या पोरबंदर? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, उसे आज भारत रत्न दिलाई देंगे, चिंता ना करो, क्योंकि उन्हें सही कहा है ना, सारा क्वेश्चन सही करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताओ क्या होगा। यार लिंक को शेयर कर दो यार, मजा आ जाए फिर। लाइक तो करोगे नहीं, मैं चिल्लाता रहूं गला फाड़ फाड़ के, गला यहां मुंह पे आ जाए, लेकिन लाइक तो करोगे नहीं। दिल्ली अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का स्थल था दिल्ली, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। किसने किया था बालक? गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। लखनऊ वालों काहे जवाब बदलते काहे नहीं हो? लखनऊ 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट, जहां पर कांग्रेस, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों पार्टिसिपेट की थी। अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अखिल भारतीय सम्मेलन नवंबर 1919 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष फजल उल हक के अनुसरण में मुसलमानों और हिंदुओं का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। दिसंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन ने अपना दूसरा सत्र आयोजित किया। तीसरा खिलाफत सम्मेलन कहां हुआ? फरवरी 1920 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बाइल इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? पीत निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसके द्वारा स्रावित होता है? आप तो जानते हो सर लीवर से होता है, मैं लेकिन यहां आपने सेल पूछ दिया, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बताओ आज कितने क्वेश्चन सही करोगे? डिफेंस एक्सपो 11 लखनऊ में, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था कि आज आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलेंगे। पता ये क्वेश्चन मैंने कल 10:30 से 11 वाली जो लाइव क्लास लेने के बाद मैंने करीब करीब 1 घंटे 1.5 घंटे में बैठ के सोचा है कि कम से कम कितनी पुराने क्वेश्चन पढ़ोगे, कितने पुराने क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ तो नए क्वेश्चन पढ़ो। हेप्टोसाइट्स, सर पीत लीवर में मौजूद हेप्टोसाइट्स सेल कोशिका से स्रावित होता है, इसलिए तो सर एक हेप्टोसाइट यकृत के मुख्य पैरेन्काइमल ऊतक की एक कोशिका है। हेप्टोसाइट्स यकृत के द्रव्यमान का 55 से 65% बनाते हैं और ये कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस और भंडारण में शामिल हैं। तो पीत क्या है? यकृत का एक अनूठा और महत्वपूर्ण जलीय स्राव है जो हेप्टोसाइट द्वारा बनता है। पीत नली के उपकला की शोषक के द्वारा जारी होता है और गॉल ब्लैडर पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 16। सापे लाम्फे एक पारंपरिक वस्त्र फैब्रिक निम्नलिखित में से किस राज्य की एक जीआई टैग है? असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश? जल्दी। बच्चों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूं तो मैं कल से ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना सर, बिल्कुल जो 20 में आपको 21 नंबर मिलेंगे। 20 नंबर 20 क्वेश्चन सही होगा और 21 नंबर आपके पिताजी और पेरेंट्स देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने 20 में से 20 सही किया है। तुमने 20 में से 20 सही किया है। अगर आपको लगता है सर बिल्कुल ऐसा सवाल नहीं चाहिए, लेवल गिरा दो, तो बिल्कुल मैं कल 20 से 20 क्वेश्चन सही करवाऊंगा आपसे और उसमें से 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, आपके पेरेंट्स देंगे। तो ये किसकी? सर मणिपुर की है। ये किसकी है? ये मणिपुर की है। किसकी? मणिपुर की है। यानी सर
सापे लाम्फे मणिपुर की मैतेई महिलाओं द्वारा बुना और कढ़ाई का एक पारंपरिक वस्त्र है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी यह कपड़ा, यह वस्त्र अतीत में एक सफल युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए सैनिकों को सम्मान के उपहार के रूप में और मणिपुर के राजा द्वारा मणिपुर के नागाओं के प्रशंसा योग्य प्रमुखों के लिए प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकेम फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। मणिपुर और त्रिपुरा किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बन गया? 1962, 68, 72 या 80? क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दे दो, क्या होगा? सर प्रश्न कहां से लाए हो? देखो बच्चों, लॉकडाउन है, मैं तो अभी कहीं जा नहीं सकता हूं, मैं तो कहीं जा नहीं सकता हूं, घर से ही क्वेश्चन लाया हूं। सभी राज्य से सवाल लाऊं तो यार लॉकडाउन खुले तभी तो मैं जाऊं सवाल लाने के लिए। मणिपुर और त्रिपुरा किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बन गया? 1972। अरे जोड़ो ना, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। जोड़ो, 62 में चीन युद्ध हुआ था। जोड़ो, 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने सारे सवाल तो बन सकते हैं आपके। 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत 3 राज्य बनाए गए, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। नागालैंड ने 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया। मिजोरम को 1987 में भारत के पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है। चलिए, इन खो खो में चौकों पर कब्जा करने वाले खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? खो खो में चौकों पर कब्जा करने वाले खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? जल्दी। क्या होगा? खो खो को चौकों पर कब्जा करने वाले किस नाम से जानते हैं? तो उसे चेजर्स कहते हैं, उसे चेजर्स कहते हैं। यानी खो खो में बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, 3 ग्राउंड के बाहर होते हैं। कुल खिलाड़ी कितने चुने जाते हैं? 12 चुने जाते हैं, कुल 12 चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन स्टेट। मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मंडला फॉसिल्स प्लांट की बात करेंगे, यह मध्य प्रदेश में है। और जो आपको अभी दिखा होगा बच्चों, यह दिखा होगा, यह पहले देख लो, यह मध्य प्रदेश में है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा अरेंज करना भूल गया। तो मंडला राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। और ज्यादा मैं आपको बता दूं तो मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा किसले नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। ये सब के सब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। समझ में आ गया? मजा आया आज का सेशन? अगर समझ में आया होगा तो जरा लाइक कर देना और कमेंट्स करिए जो आपको प्रॉब्लम होता है। कमेंट्स करेंगे तब आपके क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा यहां पे। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मामा जी हैं, याद रखना, शिवराज सिंह चौहान। हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो एक बच्चे का प्रश्न था ये, मैंने समझाया उसे, बताया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर, तो मुझे लगा यार लेकर आना चाहिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था?
निजामुल मुल्क आसफ जाह, सादत अली खान, मुर्शिद कुली खान या कोई नहीं? बताओ क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? निजामुल मुल्क दिख गया एक जवाब, और किसी का? और किसी का जवाब बच्चों? बिल्कुल सादत अली खान की बात करेंगे तो सर ये इन्होंने अवध राज्य अवध राज्य की स्थापना की। सादत मुर्शिद कुली खान की बात करेंगे तो इन्होंने बंगाल राज्य की स्थापना की। और ये कब हुआ पता है? जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है, औरंगजेब मरने के बाद सारे उसके जो अंदर काम करने वाले छोटे छोटे राज्य निकल कर आने लगे। तो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां, अवध की स्थापना सादत अली खां, और हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जाह। इसे हम निजामुल मुल्क आसफ जाह को हम चिनकिलिच खां भी कहते हैं। चिनकिलिच खां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनकिलिच खां भी कहते हैं। समझ में आ गया? मजा आ गया सेशन? देखिए ये आपको डीआरडीओ के लिए मैं फिर से बता दूं तो 6 अप्रैल से डीआरडीओ की क्लास शुरू होने जा रही है अनअकैडमी पे। तो यूज कोड बाबा 10 और एसएससी का भी क्लास शुरू होगा 6 अप्रैल से सीएचएसएल को टारगेट करते हुए। बाकी बात आने वाले समय में डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे एसएससी के लिए, ठीक है, चाहे वो सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस हो। आज का ज्ञान क्या होगा? भारत के शहरों व राज्य के भौगोलिक नाम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होगा ये? भागना मत कभी, अभी तो शुरुआत है। भारत का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयाग को। भारत 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापुओं का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। याद हो जाएगा? ये याद हो जाएगा। भारत का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापुओं का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। इसके बाद क्या होगा? डायमंड हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, त्योहारों का नगर मदुरई, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ, और इस्पात नगरी जमशेदपुर। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे बच्चे चाहते होंगे सर कैसे जुड़े वहां पे। जुड़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले, और ये देखो कितने सारे कोर्स दिखेंगे, तो याद रखना है बाबा 10, ठीक है। तो कैसे जुड़े? जुड़ने का तरीका सर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। इसके बाद उसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर फिट करें, फिट करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, वो ओटीपी खुद लेगा 6 डिजिट का। इसके बाद गोल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो जितने भी डीआरडीओ वाले हैं वो सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, ये यहां पे क्लिक करेंगे तभी आप डीआरडीओ के लिए। और एसएससी आने वाले समय में मेरे सीजीएल को टारगेट करते हुए बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे हैं। तो जुड़िए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कितने मंथ का ये डिसाइड करेगा। तो मैं कहता हूं 12 महीने, ताकि प्री और मेंस आपका दोनों क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद रेफरल कोड बाबा 10 यूज करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट मत करना, क्योंकि कई सारे बच्चों का नुकसान हो गया 10% का। तो अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करोगे ना, जैसे अप्लाई करोगे बस ये घटकर 6000 घटकर 5400 दिखाएगा। 5400 दिखाने के बाद जैसे पेमेंट करना चाहो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक बच्चा करता है ईएमआई, बिल्कुल ईएमआई भी है, ठीक है। तो चलिए, कैसा रहा सेशन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करिए बच्चों इसलिए ताकि आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उसी के अनुसार मैं कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर सकूं। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और कल सुबह 8 बजे जुड़िएगा जरूर। एक नया शेड्यूल का अनाउंसमेंट होना है, जिससे आपको
बहुत फायदा होगा। क्या मेरी क्लास है या 1 घंटे की है, 2 घंटे की, या मैं बिल्कुल यूट्यूब से बाहर हूं, बिल्कुल ये जानने के लिए जुड़े कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।